आप सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा संरक्षण का नियम मतलब क्या है इस नियम का? इस नियम में हमें ये पढ़ना है कि ऊर्जा, आपको बताएं हम कि ऊर्जा जो होता है वह न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जाता है। ऊर्जा सदैव एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। यही कारण है कि पूरे संसार का जो ऊर्जा है उसका परिणाम सदैव नियत होता है। जैसे आप किसी लाउड स्पीकर को ऑन करना चाहेंगे तो सबसे पहले आप स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और वही विद्युत धारा लाउड स्पीकर में जब जाएगा तो एम्पलीफायर उसको क्या करेगा, आवाज के रूप में आउटपुट देगा, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो गया साउंड एनर्जी। इसी प्रकार से आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है। बल्ब को यदि आप ऑन करते हैं तो क्या होता है, बल्ब में करंट जाता है, बल्ब ग्लो करता है, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी। प्रकाश भी उत्पन्न करता है और ऊष्मा भी उत्पन्न करता है। तो आप क्या देख रहे हैं, कहीं से कोई एनर्जी जा ही रहा है और वही एनर्जी अपने दूसरे सोर्स में चेंज हो जा रहा है, यानी न नए तरीके से ऊर्जा को उत्पन्न नहीं किया जा रहा है। तो यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है और पूरे संसार का, पूरे ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, कांस्टेंट है, नियत है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यांत्रिक ऊर्जा में हम ऊर्जा का संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा में हम लोग ऊर्जा का संरक्षण करेंगे। आपको बताएं कि कोई सिस्टम है, कोई निकाय है, कोई भी निकाय है, उसकी गतिज ऊर्जा और उसका स्थितिज ऊर्जा दोनों का जो योग होता है वही यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। यह यांत्रिक ऊर्जा हर पहलू पर, उस सिस्टम के हर बिंदु पर बराबर होता है। इसके स्थितिज ऊर्जा ही कभी गतिज ऊर्जा में बदलती है और कभी गतिज ऊर्जा ही स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, और इनका योग सदैव नियत होता है, कांस्टेंट होता है। अब आइए इसको हम लोग समझते हैं एक छोटे से उदाहरण के द्वारा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वह मुक्त रूप से गिर रहा है तो प्रत्येक बिंदु पर उसकी मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं एक छोटे से एग्जांपल के माध्यम से। जैसे आप समझिए कि यह हमारा प्लेन है और यहां पर एक बॉल है। ठीक है, यहां पर एक बॉल है, ठीक, और यहां पर यह प्लेन है। अब ध्यान देंगे, सपोज दैट यह पॉइंट ए पर है। अब यह जो बॉल है, गेंद है, ये मुक्त रूप से नीचे की ओर गिर रही है, मुक्त रूप से ये इसका फॉल नीचे की ओर। मान लें कि यह पृथ्वी तल से यह ऊंचाई पर स्थित है। मान लिया गया कि यह पृथ्वी के तल से यह ऊंचाई से स्थित है, यह ऊंचाई पर, और यहां से ऑब्जेक्ट गिरना शुरू होगा। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि यहां से ऑब्जेक्ट गिरना, इस पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी होगी वह क्या होगा, 0। तो हम लोग इसको कैसे फाइंड करें? सबसे पहले हम लोग एट पॉइंट ए पर अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो पॉइंट ए पर वेलोसिटी जो इसकी u है वो कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड है। मास कितना है इसका, तो यम है, इसका द्रव्यमान है, और इस पे गुरुत्वीय त्वरण कितना लगेगा, g लगेगा। ठीक है, अब अगर हम लोग ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी की गणना करें, के निकालें हम, के एट पॉइंट ए, तो आप जानते हैं के बराबर क्या होता है, हाफ mv² होता है। तो यहाँ वेलोसिटी एट पॉइंट ए रखेंगे, वैल्यू ए पर वेलोसिटी कितनी है,
ए पर वेलोसिटी 0 है, तो जब यहाँ 0 रखेंगे तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0, यानी बिंदु ए पर गतिज ऊर्जा का मान कितना है 0 है। अब जरा हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें पॉइंट ए पर, तो इसका फार्मूला होता है mgh। तो आप देखिए mgh का मतलब द्रव्यमान, तो इस गेंद का भी द्रव्यमान m माना गया है, गुरुत्वीय त्वरण g है और कितनी ऊंचाई पर है h पर है, तो यहाँ पर p कितना है mgh है। अगर टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी की यहाँ बात की जाए, कुल यांत्रिक ऊर्जा कितनी है, तो यहाँ पर हम अगर टोटल एनर्जी निकालें, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, तो क्या होगा के एट पॉइंट ए प्लस पीई एट पॉइंट ए, जोड़ते हैं अगर इसको हम तो 0 प्लस mgh जोड़ेंगे तो आंसर आएगा mgh। यानी हम क्या जाने कि जो एनर्जी है ए बिंदु पर जो एनर्जी है वो कितना है mgh। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए एक पॉइंट पर हो गया, अब हम चलें, माना कि अब गेंद यहां से चल के x दूरी तय कर दिया, गेंद कितनी दूरी तय की x दूरी तय कर दी, तो गेंद यहां आ गया। ठीक है, गेंद यहां आ गया, B पॉइंट पर आ गया। ठीक है, अब जब ये B पॉइंट पर आ गया तो अब ये पृथ्वी तल से कितना ऊंचा होगा, ऊंचाई पर होगा, तो h माइनस x ऊंचाई पर होगा ये बॉल। ठीक है, B पॉइंट पर, और इसने x दूरी तय कर दी है। अब निश्चित तौर पे आप समझिए कि जब यह A पॉइंट से चलकर B पॉइंट पर आया, यानी x दूरी जब यह तय किया है, तो निश्चित ही इसके वेग में परिवर्तन हुआ होगा। अगर यहाँ वेलोसिटी 0 है तो ये इस B पॉइंट पर उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, कितनी वेलोसिटी होगी इसको हमें ज्ञात करना होगा। तो चलिए इसे ज्ञात करते हैं। एट पॉइंट B पर अगर हम बात करते हैं तो B पर आने के लिए उसे x दूरी ट्रेवल करना पड़ा है। कितनी दूरी चलना पड़ा, x दूरी चलना पड़ेगा। तो हम यहां लिखेंगे कि गति के तृतीय समीकरण से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम यहां लगाते हैं तो थर्ड इक्वेशन होता है v² बराबर u² प्लस 2as। यही आप पढ़े हैं, गुरुत्व के केस में है, इसमें यहाँ a के जगह पर g हो जाएगा, बोलिए हो जाएगा। तो यहाँ पर v वेलोसिटी B पॉइंट पर निकाल रहे हैं तो vv², तो आप समझेंगे कि vv² बराबर होगा u² की वैल्यू 0 होगी, यहाँ 2 होगा, यहाँ तो g होगा, s मतलब चली गई दूरी कितना चला है, x दूरी तय किया है, तो vv² की वैल्यू होगी 2gx। अंडरस्टैंड, 2gx हो गया। अब इसके बाद चलिए हम लोग निकालते हैं कि इसकी कितनी B पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो चलिए हम निकालते हैं ke एट B पॉइंट पर ke कितना होगा, तो आप बताएं हम आपको हाफ m vv², वैल्यू पुट करेंगे हाफ m हो जाएगा, vv² की वैल्यू 2gx है, तो यहाँ हम 2gx रख देंगे, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, तो mgx बचा। ठीक है, अगर इस पॉइंट पर हम अब पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, Pe निकालते हैं B पर, इसका फार्मूला तो mgh होता है, तो m तो द्रव्यमान रहेगा ही, g गुरुत्वीय त्वरण रहेगा ही, h का मतलब यह कितनी ऊंचाई पर अब स्थित है, तो हमने आपको बताया कि अब यह h माइनस x ऊंचाई पर स्थित होगा। अगर अब हम इसके टोटल एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी एट B पॉइंट पर बात करते हैं कि टोटल एनर्जी B पर कितना है, तो KEB प्लस हम PEB को ऐड करेंगे तो KEB की वैल्यू हो गई mgx हो गया, प्लस PEB की वैल्यू अगर इसको हम जोड़ेंगे तो कैसे जुड़ेगा, mgh इसका गुणा हो जाएगा माइनस mgx। आप देख सकते हैं mgx अब माइनस mgx से तो कैंसिल हो गया, टोटल एनर्जी आ गया mgh, यानी B पॉइंट पर एनर्जी कितनी है mgh। अंडरस्टैंड। अब चलिए अब हम अगला कैलकुलेशन करते हैं। माना कि अब ये गेंद फिर यहां से चला और पृथ्वी के बहुत निकट आ गया, पृथ्वी तल के बहुत ही निकट है ये स्थिति, बहुत ज्यादा निकट आ गया। ठीक है, बहुत निकट ये बिंदु आ गया। ठीक है, तो जब यह पृथ्वी तल के बहुत निकट होगा, समझिए ये पृथ्वी इसके अत्यंत नजदीक, तल है इसके अत्यंत नजदीक आ गया,
बहुत सूक्ष्म दूरी पर है पृथ्वी तल से, वहां पर जरा इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो आप ध्यान दें कि उस सूक्ष्म बिंदु तक आने के लिए यह गेंद कुछ दूरी ट्रेवल किया होगा। चूंकि पृथ्वी तल से अब बहुत सूक्ष्म ऊंचाई पर है, इसलिए हम मान लेंगे कि यह गेंद लगभग h दूरी तय कर चुका है। तो आइए हम अब एट पॉइंट सी की चर्चा करते हैं। सी बिंदु पर अगर हम बात करें यहां पर, तो कितना वेग अर्जित करेगा, तो इसको भी हम गति के तृतीय समीकरण से निकालते हैं। गति के तृतीय समीकरण से, ठीक है। थर्ड इक्वेशन क्या होगा, वीसी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g। अब ध्यान देंगे 2g लिख दिए हैं, यस का मतलब जो फार्मूला पर चली गई दूरी, इसको हम मान लेंगे कि यह लगभग h दूरी तय कर चुकी है। तो u की वैल्यू तो 0 हो गई और यहाँ पर तुम्हारा 2gh है, यानी vc स्क्वायर बराबर 2gh। अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी की गणना करें तो हाफ m vc स्क्वायर होगा। अब यहां से इसकी वैल्यू रखें अगर, तो हाफ m और vc, तो vc की वैल्यू अब यहां देखेंगे तो 2gh हो गया है, कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा mgh। ठीक है। अगर हम PEC निकालें, अगर B बिंदु पर PEC निकालें तो देखिए mgh तो फार्मूला होता है, तो mg लिख रहे हैं। h का मतलब कितनी ऊंचाई पर है। हमने आपको क्या बताया कि पृथ्वी तल के अत्यंत निकट है, इतना निकट है कि लगभग हम इनके बीच की दूरी को शून्य मान लेंगे। मान लिया शून्य है, तो यह पूरा वैल्यू आ जाए 0। अगर हम एनर्जी की बात करें सी पॉइंट पर, तो यह दोनों जुड़ेगा, ठीक है। तो mgh में जब 0 जुड़ेगा, आंसर हमें मिलेगा mgh, ठीक है ना। तो अगर हम देखते हैं कि सी पॉइंट पर एनर्जी कितनी हो गई, तो mgh हो गया, ठीक है। अब ध्यान देंगे ए पॉइंट पर भी एनर्जी कितनी थी, mgh, बी पॉइंट पर भी एनर्जी कितनी मिली, mgh, और सी पॉइंट पर भी एनर्जी कितनी मिली, mgh। हम क्या देख रहे हैं कि तीनों पर जो ऊर्जा है उसका मान क्या है, नियत है। तो इसे ही यह ऊर्जा संरक्षण को समझने के लिए यह एक उदाहरण था। इसमें आपने क्या समझा कि प्रत्येक बिंदु पर जो ऊर्जा है वह संचित है, ऊर्जा का परिणाम नियत है, इसके मान में कोई भी किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। तो इस वीडियो में ये हम लोग सीखे, आगे की बात कुछ और उदाहरणों को हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.